नमस्कार साथियों, मैं पंकज शुक्ला मदन मोहन कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कल हमने हिंदी विषय को प्रारंभ किया था। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और प्यारे साथियों, कल हमने यहाँ तक जो है वो डाटा रीड किया था, पढ़ा था। भाषा के बारे में, भाषा के निर्माण के बारे में हमने देखा था। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस से हुई है, किस धातु से हुई है, भास धातु से हुई है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पूरा डाटा देखा था कि भाषा का अर्थ क्या है, विचार प्रकट करना, मन के भावों को प्रकट करना। इसके बाद हमने आगे धीरे धीरे हम बढ़ते चलेंगे। और अब हम भाषा के जो निर्माण का कल हमने क्रम पढ़ा था कि जो ध्वनि है, वर्ण है, अक्षर है, शब्द है, पद है, वाक्य और भाषा है, ये सभी मिलकर के भाषा बना रहे हैं। और यहाँ विशेष ध्यान रखने वाली बात है, ध्वनि मौखिक रूप है, बाकी जो सारे हैं वो हमारे वर्ण रूप है। बाकी जो वर्ण है, अक्षर है, शब्द है, पद है, वाक्य, ये हमारा लिखित रूप जो है वो है, ये हमारा मौखिक और ये हमारा लिखित। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है आपको अगली क्लास में मिलेंगे। और पर डे हम लगभग 10 से 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, साथ के साथ थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारी भाषा है, इस भाषा में देखिए सबसे प्रारंभिक जो बिंदु रहा, वो सबसे प्रारंभिक बिंदु रहा ध्वनि। सबसे प्रारंभिक बिंदु जो हमारा रहा है वो रहा है ध्वनि। और ऐसा बताया गया है कि जो हमारी हिंदी व्याकरण है, इस हिंदी व्याकरण में 49 प्रकार की ध्वनियों का संग्रह किया गया है, जिससे हमने आगे चल के वर्णमाला का निर्माण किया है, उसको लिखित रूप प्रदान किया है। देखिए इन 49 में यदि मैं बात करता हूँ कि जो हमारी मुख्य ध्वनि है, जो हमारी कैसी ध्वनि है, मुख्य ध्वनि, ये जो मुख्य ध्वनि है, ये मुख्य ध्वनि हमारी 3 बताई गई है। एक है हमारा स्वर, एक है हमारा व्यंजन और एक है हमारा विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, इनकी जो संख्या है 11, 25 और 1, ऐसे करके 44 जो है वो हमारी मुख्य ध्वनि है। और इन्हीं के साथ 4 जो है ये हमारे संयुक्ताक्षर, जो हम आगे पढ़ेंगे, ख, त्र, ज्ञ और स्रा, ये हमारे जो चारों संयुक्ताक्षर हैं ये इसमें संग्रहित किए गए। तो ये हमारे जो 11 हमारे स्वर है, 25 हमारे व्यंजन है और 1 हमारा विसर्ग है। तो ऐसे करके कुल 45 जो संख्या होती है वो हमारे स्वर, व्यंजन और विसर्ग की है। और 4 जो है वो हमारे क्या है, संयुक्ताक्षर। अब हमने ध्वनि को बोल करके, एक दूसरे से बोल करके, माध्यम जो हमारा बोलने का रहा, मौखिक रूप रहा, ये ध्वनि जो है भाषा की आप सभी अच्छे से जानते हो, मौखिक इकाई है। और ये भाषा का केवल और केवल श्रव्य खंड रूप है। ये श्रव्य खंड इसका रूप है, ध्वनि का कोई भी दृश्य खंड रूप नहीं होता है। ध्वनि का कोई भी जो दृश्य खंड है, ये दृश्य खंड जो रूप है, ये दृश्य खंड रूप नहीं होता है। ध्वनि हम या तो मुख से उच्चारित कर सकते हैं या हम हमारे कर्ण इंद्रियों के माध्यम से ध्वनि को सुन सकते हैं। तो ध्वनि श्रव्य खंड इकाई है और मुख से उच्चारित इकाई है, जिसका रूप है मौखिक। तो हमारे यहाँ 49 ध्वनियों में से जो हमारी मुख्य ध्वनि है, स्वर है 11, व्यंजन है 33, विसर्ग है 1 और 4 जो हमारे बताए गए हैं वो है संयुक्ताक्षर। देखिए हम आगे वर्णमाला पढ़ेंगे और वर्णमाला के वर्णों की संख्या में
बहुत सारे जो हमारे वैयाकरण हैं उनका अलग अलग मत है। कोई हमको 44 बताता है हिंदी बाल पोथी, कोई हमको हिंदी बाल पोथी 50 बताती है, कोई हमको 52 बताता है, कोई 56 बताता है। तो इस प्रकार से सारी जो है वो अलग अलग है, और जो जितना बता रहा है उसके अनुसार ये जरूर है कि वो सारे वर्ण हमारी हिंदी भाषा में उपयोगी है। जैसे मैं चंद्र बिंदु की बात करूं, अंग्रेजी में एक अ स्वर आता है, उसकी बात करो, तो ये सारे हमारे हिंदी में उपयोगी है। लेकिन हमको 11 स्वर, 25 व्यंजन, 1 विसर्ग और 4 हमारे संयुक्ताक्षर है, ये प्रतियोगी परीक्षा में हमको आगे याद रखने हैं। अब ये जो ध्वनि है, ये ध्वनि भाषा की सबसे छोटी जो है मौखिक इकाई रहेगी। ये जो ध्वनि है, ये ध्वनि भाषा की, जो हमारी भाषा है, इस भाषा की सबसे छोटी, जो हमारी हिंदी भाषा है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। सबसे छोटी कैसी इकाई है? मौखिक इकाई। तो ध्वनि हमें श्रव्य देगी, सुनना देगी, बोलना हमें देगी। ध्वनि जो है हम सुन सकते हैं और ध्वनि को बोल सकते हैं। आगे जैसे ही हमने ध्वनि को लिखना प्रारंभ किया, जैसे ही हमने ध्वनि जो बोल रहे हैं और इस ध्वनि को जैसे ही मैंने लिखना प्रारंभ किया, उस लिखित का सबसे जो सूक्ष्म रूप है, उस लिखित रूप का जो सबसे सूक्ष्म रूप है, वो हमारा होगा वर्ण। वो हमारा होगा वर्ण। यानी हम जो भी बोल रहे हैं, वो जिस समय हमने बोलना प्रारंभ किया और उसका जो प्रथम अक्षर, प्रथम वर्ण जो निकल के आया, वो हमारा था वर्ण। तो जैसे ही हमने उच्चारण किया और उसको हमने लिखना प्रारंभ किया, तो सीधी सी बात है कि हिंदी व्याकरण में जितने भी हमारे लिपि चिन्ह हैं, ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का कैसा रूप? लिखित रूप जो है वो आपका होगा वर्ण। ध्वनि को जैसे ही मैंने प्रारंभ किया तो लिखित रूप है, और सीधी सी बात है कि ये रूप जो है वो सूक्ष्मतम है। तो हमारी भाषा की, जो हमारी भाषा है, इस भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई होगी, वो लिखित इकाई जो होगी, वो लिखित इकाई होगी आपकी वर्ण। भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई होगी, वो होगी वर्ण। तो सीधी सी बात यह है, जब जैसे ही मैंने ध्वनि को लिखना प्रारंभ किया और उसको लिखित रूप प्रदान किया, तो उसका सबसे छोटा हिस्सा, सबसे सूक्ष्म जो रूप है, वो आपका कहलाया वर्ण। तो वर्ण, अब हम आगे अक्षरों पर पढ़ेंगे, तो विशेष हमें ध्यान रखना है, भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई है, वो सबसे छोटी लिखित इकाई हमारी रहेगी वर्ण। लिपि चिन्हों को, मैं एक शब्द बोल रहा हूं, लिपि चिन्ह। लिपि चिन्ह जो हमारी वर्णमाला है, उस वर्णमाला को जैसे ही मैंने लिखा, तो लिपि चिन्ह है वो सभी लिपि चिन्ह किसमें समाहित होंगे? वर्णों में। तो जितने भी हमारे लिपि चिन्ह हैं, ये जो लिपि चिन्ह है, ये लिपि चिन्ह सारे के सारे क्या होंगे? वर्ण। अब यदि मैं आगे पढ़ूं और व्याकरण में वर्णमाला पर जाऊं, तो देखो दो प्रकार की वर्णमालाएं हमारे कंपटीशन में बताई गई हैं। एक तो है मानक वर्णमाला और एक है साधारण वर्णमाला। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम वर्ण के बारे में जान लेते हैं। तो वर्ण भाषा का लिखित रूप होगा, दूसरा ध्वनि का लिखित रूप है, सबसे छोटा रूप है, इसलिए हमने इसको लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई कहा है। तो विशेषतः मेरे प्यारे साथियों, याद रखना,
ध्वनि का जो लिखित रूप है वो हमारा क्या होगा, वर्ण। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि वर्ण की प्रकृति या वर्ण का जो स्वरूप है वो स्वरूप, या मैं बात करूं वर्ण की प्रकृति के बारे में, तो विशेषतः ध्यान रखना वर्ण की प्रकृति या वर्ण का जो स्वरूप है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात लिखित इकाई। दूसरा, वर्ण एक ऐसी व्यवस्था है जो स्वर रूप में तो समान है, लेकिन यदि मैं इसको व्यंजन रूप में लेके जाऊं, अक्षरों के संदर्भ में लेके जाऊं, तो एक अलग अलग। और वर्ण के बारे में कहा गया है कि वर्ण आपकी अविभाज्य इकाई है। कैसी इकाई है? अविभाज्य। वर्ण, इसका आप टुकड़े, अवयव, खंड कुछ नहीं कर सकते। सीधी सी बात यह है, वर्ण एक ही आघात में लिखा जाता है, एक ही आघात में उच्चारित किया जाता है। और स्वर जैसी हम यदि इसको लेते हैं तो स्वर आप सभी को पता होगा, स्वर एक ही आघात में उच्चारित होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं। हमारी जिह्वा जो है वो अप डाउन लेफ्ट राइट कहीं पर भी टच नहीं करती है। तो विशेषतः ध्यान रखना वर्ण की जो स्वरूप और प्रकृति है उसमें हमें ध्यान रखना है वर्ण अविभाज्य इकाई है, हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं, तो देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा अक्षर के बारे में, और फिर हम थोड़ा सा और बैक आएंगे और वर्ण और अक्षर का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, वर्ण और अक्षर दोनों का तुलनात्मक अक्षर करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका स्वर रूप समान होता है दोनों का, और व्यंजन रूप दोनों का भिन्न भिन्न होता है। तो हमें ध्यान रखना है, आगे हम एक एक चीज को पढ़ने जा रहे हैं। अक्षर, देखिए शब्द से ही प्रतीत होता है ए धन क्षर। ए का मतलब नहीं, क्षर का मतलब विनाश या फिर क्षरण। नहीं हो जिसका क्षरण या फिर विनाश, ये सारी विषय वस्तु किसके अंतर्गत आएगी? आपके अक्षर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगी सारी विषय वस्तु? अक्षर के अंतर्गत। देखिए हमारी संस्कृत भाषा में एक अक्षर के लिए बहुत ही अच्छा श्लोक दिया गया है और कहा गया है नेक्षरति, नेक्षरति इति अक्षरम। एक शब्द कहा गया है नेक्षरति इति अक्षरम। अक्षर भाषा की वह इकाई है जिसका क्षरण नहीं हो सकता। अक्षर भाषा की एक ऐसी इकाई है जिसका क्षरण नहीं हो सकता। तो विशेष बात ध्यान रखना, जो हमारा अक्षर है ये भाषा की एक ऐसी इकाई है जिसका हम क्षरण या विनाश नहीं कर सकते। इसका क्षरण या विनाश क्या नहीं है? संभव नहीं है, संभव नहीं। तो विशेषतः ध्यान रखना, अक्षर ए यानी नहीं, मैंने आपको कल भी बताया था, ए उपसर्ग का हम प्रबोध जो करते हैं वो व्याकरण में नहीं नकारात्मकता के लिए करते हैं, और क्षर जो है क्षरण यानी विनाश। और संस्कृत में एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है नेक्षरति इति अक्षरम, अर्थात जिसका क्षरण, जिसका विनाश संभव ना हो वो आपका कहलाएगा अक्षर, वो आपका कहलाएगा अक्षर। तो विशेषतः सभी साथी याद रखना, अक्षर जिसका विनाश संभव नहीं हो वो हमारा अक्षर कहलाएगा। आगे देखिए, अक्षर के लिए एक अभिधारणा कही गई है कि अक्षर के हम दो से ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अक्षर के हम कितने से ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते हैं? 2 से ज्यादा टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। तो आप विशेष ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों कि अक्षर
इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ अक्षर के लिए। वो ये है कि हम दो से ज्यादा दो से ज्यादा हम अक्षर के जो टुकड़े हैं या अवयव यदि मैं बोलूं या मैं हिस्से बोलूं, हम नहीं कर सकते। मैक्सिमम दो कर सकते हैं। दो से ज्यादा हम दो से ज्यादा अवयव या टुकड़े हम अक्षर के नहीं कर सकते। देखिए यहीं से वर्ण और अक्षर में एक असमानता आ जाती है और वर्ण स्वर रूप तो अपने साथ लेकर चलते हैं, लेकिन व्यंजन दोनों के अलग अलग है। वर्ण रूप अलग है और अक्षर रूप अलग है, वो हम आगे पढ़ेंगे। जो हमारी मुख्य तीन हमारे पास ध्वनियां थी, एक था स्वर, एक था व्यंजन, एक था विसर्ग। तो हम इनके बारे में विशेष तौर पर जानेंगे, क्योंकि व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान वर्णमाला का है। वर्णमाला यदि हमारी स्ट्रॉन्ग है तो हम हर व्याकरण के हर बिंदु को, हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। दो से ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वर्ण जो है वो अविभाज्य इकाई है। वर्ण कैसी इकाई है? अविभाज्य इकाई। तो आप यहाँ विशेष ध्यान रखना, वर्ण आपकी अविभाज्य इकाई है और जबकि अक्षर जिसके कितने टुकड़े हो सकते हैं? दो। तो पहला अंतर वर्ण और अक्षर में, वर्ण अविभाज्य इकाई है जबकि अक्षर जिसके अधिकतम दो टुकड़े हो सकते हैं। दूसरा, वर्ण और अक्षर, मैंने अभी बताया था आपको कि जो हमारा अक्षर है ये अक्षर बहुत, देखिए यहाँ आप समझने की कोशिश करना, बहुत ही महत्वपूर्ण। नैक्षरति इति अक्षरम, संस्कृत में एक दोहा कहा गया है, जिसका विनाश या क्षरण संभव नहीं हो वो कहलाएगा अक्षर। चलिए प्यारे साथियों, अब हम वर्ण और अक्षर रूप को थोड़ा थोड़ा सा अलग करके पढ़ लेते हैं कि वर्ण क्या होंगे और अक्षर क्या होंगे। देखिए यदि मैं बात करता हूं वर्णों की और यदि मैं बात करता हूं अक्षर की, तो वर्ण और अक्षर विशेष से ध्यान रखना, वर्ण और अक्षर यदि इनका स्वर रूप आए, कैसा रूप आए साथियों? यदि इनका स्वर रूप हो तो दोनों के स्वर रूप समान होते हैं। दोनों के स्वर रूप कैसे होते हैं? समान। चाहे वह अक्षर हो चाहे वह वर्ण हो। आप ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, आप इसी प्रकार इनको आप अक्षर बोल सकते हो और इसी प्रकार से आप इनको भी वर्ण बोल सकते हो। यानी इनका स्वर रूप, यानी इनका स्वर रूप और वर्ण का और अक्षर का एक जैसा होता है। कैसा होता है? एक जैसा। तो विशेष से ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, ये जो हमारा स्वर है ये स्वर रूप हमारे बिल्कुल समान होंगे और अक्षर रूप जो है हमारा व्यंजन का अलग होगा और वर्णों का अलग। विशेष ध्यान रखना, वर्ण और अक्षरों का अलग अलग होगा। कैसे होगा? चलिए, स्वर रूप चाहे आप ए, आ, छोटी बड़ी वर्ण बोलिए, चाहे आप इनको अक्षर बोलिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात आती है व्यंजनों की। तो व्यंजनों पर यदि हम चलते हैं तो प्यारे साथियों विशेष ध्यान रखना, जो हमारे व्यंजन है, ये व्यंजन जो हमारे व्यंजन है, ये जो व्यंजन है ये दोनों अलग अलग होते हैं। स्वर और व्यंजन में बस यही डिफरेंस है कि हमारे जो व्यंजन रूप है वो अक्षर का और वर्ण का अलग अलग होगा। देखिए मैं आपको एक बिल्कुल छोटे से उदाहरण के तहत आपको बता देता हूं, जिन व्यंजनों के साथ
हलंत लगा हुआ होता है। जिन व्यंजनों के साथ हलंत लगा हुआ होता है वो सारे व्यंजन आपके वर्ण रूप होते हैं। वो सारे व्यंजन आपके कैसे रूप होते हैं? वर्ण रूप। और उसको हम कहेंगे व्यंजन वर्ण। उसको हम क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण। यानी जितने भी व्यंजन हैं के से लेकर के और है तक, और फिर हमारे आगे संयुक्त अक्षर जो भी है, जितने भी हमारे व्यंजन है के से लेकर है तक, यदि उनमें हलंत लगा हुआ है तो उनमें विशेष ध्यान रखना। हलंत लगा हुआ है तो उनमें स्वर नहीं होगा, वो स्वर रहित होंगे। और स्वर रहित होंगे तो विशेष ध्यान रखना, वो हिंदी व्याकरण में आधे कहलाए। वो हिंदी व्याकरण में आधे कहलाएंगे। वो व्यंजन वर्ण होंगे, ऐसे व्यंजन जिनमें हलंत लगा होता है और स्वर नहीं होता है। जिस भी व्यंजन में यदि हलंत लगा हुआ है तो वह स्वर उसमें नहीं होगा और वो आपका व्यंजन वर्ण कहलाएगा। चलिए प्यारे साथियों, और आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारे व्यंजन वर्ण है, ये व्यंजन वर्ण विशेष ध्यान रखना। जैसे के नीचे मैंने हलंत लगाया, के नीचे लगाया, ये सारे हमारे जो हलंत वाले हैं ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे? व्यंजन वर्ण। सारे के सारे क्या कहलाएंगे? व्यंजन वर्ण। कोई सा भी हो, चाहे आपका पे हो, चाहे आपका फे हो, चाहे ठे हो, ठे हो, कोई सा भी हो, एक्स वाई जेड, जितने भी आपके वर्ण है, सॉरी जितने भी आपके व्यंजन है, कोई सा भी व्यंजन हो, यदि उसमें हलंत लगा हुआ है तो वो व्यंजन वर्ण कहलाएगा। व्यंजन तो है ही है, जिनके नीचे हलंत लगता है वो आपके वर्ण की श्रेणी में आते हैं। और वो सारे हमारे व्यंजन जिनमें स्वर मात्रा हो, स्वर मात्रा लगी हो, तो उनमें कभी भी हलंत नहीं होगा और वो आपके व्यंजन अक्षर कहलाएंगे। तो प्यारे साथियों, विशेष ध्यान रखना, यदि मैं व्यंजन अक्षर की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? व्यंजन अक्षर की। तो व्यंजन अक्षर आपके जितने भी व्यंजन हैं, यदि उन व्यंजनों के साथ स्वर लगा हुआ है और हलंत नहीं होगा, विशेष ध्यान रखना। हलंत जब स्वर लगा होता है तो हलंत नहीं लगता है, उस व्यंजन से हलंत हटा दिया जाता है। तो जिस व्यंजन के साथ स्वर होगा, अर्थात जो व्यंजन स्वर सहित होगा, स्वर के साथ होगा, वो आपके व्यंजन अक्षर कहलाए। तो व्यंजन वर्ण और व्यंजन अक्षर में एक महत्वपूर्ण डिफरेंस ये है, अंतर ये है कि जिन व्यंजनों के नीचे हलंत लगा होता है वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, और व्यंजन वर्ण आधे होते हैं, उनमें स्वर नहीं होता है। और जो व्यंजन अक्षर जिनके साथ स्वर लगा हुआ होता है वो सारे के सारे हमारे व्यंजन अक्षर कहलाते हैं। तो प्यारे साथियों, विशेष ध्यान रखना, ये वाला कॉन्सेप्ट, जिस भी व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा हुआ हो, और ऐसे प्यारे विद्यार्थी जो विग्नर्स हैं, अभी पहली बार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी बार तैयारी कर रहे हैं, जो 18 से 24 साल के हैं, विशेष ध्यान रखना, हिंदी का कॉन्सेप्ट आपका एक एक छोटे से छोटा क्लियर होगा तो ही व्याकरण आपको समझ में आएगी। और व्याकरण के लिए आपको शुद्धता बहुत जरूरी है, शब्दों की शुद्धता। तो विशेष ध्यान रखना, जिसके साथ हलंत लगा होता है, ये जो हलंत है, इस हलंत की बहुत बड़ी कहानी, इस हलंत की बहुत बड़ी कहानी है। देखिए, एक जैसे दो शब्द हैं, एक जैसे दो शब्द हैं, एक शब्द है जगत और दूसरा शब्द है जगत। आगे अपन युग्म शब्दों में पढ़ेंगे, एक है जगत, एक है जगत। कहानी जो मैं बता रहा हूँ वो कहानी है किसकी? हलंत की। किसकी कहानी है? कहानी है किसकी? हलंत की। ये जो हलंत है इसकी, ये जो जगत है, इस जगत को कुएं का चबूतरा कहते हैं।
इस जगत को कुएं का चबूतरा कहते हैं और ये जो जगत है इस जगत को संसार कहा जाता है। तो विशेष ध्यान रखना, हलंत की बहुत बड़ी कहानी है। हलंत हटाया, अर्थ ही बदल गया भाषा के अंदर, और हलंत लगा हुआ है, आपका अर्थ ही बदल गया। तो विशेष ध्यान रखना, हलंत की कहानी है। और हलंत जैसे कोई भी आपको ऐसा व्यंजन मिल जाए, ये आपका अक्षर है, कोई भी आपका इस प्रकार से मिल जाए, ये आपका अक्षर है, ये आपको इस प्रकार से मिल जाए, ये आपको इस प्रकार से मिल जाए, आपको इस प्रकार से कोई भी अक्षर मिल जाए, इस प्रकार से आपको कोई भी अक्षर मिल जाए, इस प्रकार से आपको कोई अक्षर मिल जाए, ये सारे के सारे जो है वो आपके व्यंजन अक्षर कहलाएंगे। क्योंकि किसी ने बड़ी ई की मात्रा, किसी ने औ की मात्रा, किसी ने आ की मात्रा, किसी ने छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ये सारी ग्रहण की हुई है, तो ये हमारे व्यंजन अक्षर कहलाएंगे। तो प्यारे साथियों, एक बार मुझे आप सभी कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपको व्यंजन अक्षर और व्यंजन वर्ण के बारे में जो बहुत बड़ा डिफरेंस है ये पता लगा अच्छे से या नहीं। देखिए, व्यंजन और स्वर जब हम इनको पढ़ेंगे आगे तो इनको आसानी से हम पढ़ जाएंगे, लेकिन बात यह है कि व्यंजन का जो रूप है, ये व्यंजन का एक वर्ण रूप होता है और एक अक्षर रूप, और दोनों ही अलग अलग हैं और परीक्षाओं में बहुत कंफ्यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक वो शब्द बताया, याद नहीं होते, उल्टा सीधा हो जाता है, एक दूसरे का उत्तर एक दूसरे में लग जाता है। तो विशेष ध्यान रखना, ये हमारे व्यंजन और स्वर का जो रूप है हमारा, वो मैंने आपको बताया है अक्षर और वर्ण के संदर्भ में। तो प्यारे साथियों, आपको आप अधिक से अधिक हमारे इस क्लास को बच्चों तक पहुंचाएं। मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छा और बहुत सटीक मैटर जो है प्रोवाइड करवाया जाए, और जो विद्यार्थी वास्तविकता में गंभीर रूप से गंभीर 27 मिनट रह गई यार। अभी है ना डिस्चार्ज। हाँ ये बंद हो जाती होगी। हाँ। ये बंद